सोचिए कि पूरी धरती पर पानी ही पानी है। समुद्र उफान रहे हैं, हाँ, समुद्र और नदियां बह रही हैं और इस सब के बीच प्यास बुझाने के लिए सिर्फ एक बूंद उपलब्ध है। ये सुनने में किसी साईफाई फिल्म का आखिरी सीन लगता है, राइट? बिल्कुल। पर ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं है। ये दरअसल उस हकीकत का एक छोटा सा हिस्सा है जिसे हम लोग रोजाना नजरअंदाज कर देते हैं। तो इस गहन चर्चा में स्वागत है, जहां आज हम एक ऐसे डॉक्यूमेंट को खोलने वाले हैं जो बाहर से देखने पर एक टेक्स्ट बुक का आम सा हिस्सा लगता है। हाँ, असम हायर सेकेंडरी एजुकेशन काउंसिल यानी AHSEC के एनवायरमेंटल एजुकेशन सिलेबस का चैप्टर 4, जिसका औपचारिक नाम है प्राकृतिक संसाधन या नेचुरल रिसोर्सेज। सही कहा। ठीक है, आइए इसे विस्तार से समझते हैं, क्योंकि इस डॉक्यूमेंट के पन्नों के अंदर जो डेटा और विश्लेषण छुपा है ना, वो किसी आम पढ़ाई की तरह नहीं है जिसे बस एग्जाम के लिए पढ़ लिया जाए। यहाँ सबसे हैरान अंगेज बात ये है कि सोर्स मटेरियल को पढ़ते हुए एक बहुत ही असुविधाजनक सच्चाई सामने आती है। ये किताबें सिर्फ परीक्षा के लिए नहीं है, बल्कि इनमें मानवता के अस्तित्व को बचाने के नियम शामिल हैं। एक तरह से ये एक सर्वाइवल मैनुअल है। एक सर्वाइवल मैनुअल, सही शब्द चुना आपने। बिल्कुल। हमने विकास के नाम पर एक ऐसी दुनिया बना ली है जहां हम प्रकृति को एक ऐसी दुकान समझ बैठे हैं जो कभी बंद नहीं होती और जिसका गोदाम कभी खाली नहीं होता। लेकिन इस दस्तावेज का डेटा बताता है कि उस गोदाम की दीवारें अब दराकने लगी हैं। इन संसाधनों की कमी और संरक्षण का विषय बेहद गंभीर है। और इसी गंभीरता को समझने के लिए हमारा आज का मिशन यही है कि उन प्राकृतिक संसाधनों की असली कीमत को समझा जाए जिन्हें हम अक्सर हल्के में ले लेते हैं, जैसे पानी, जमीन और खनिज। ये जानना जरूरी है कि इनका संरक्षण अब सिर्फ एक विकल्प नहीं बचा है, बल्कि हमारी मजबूरी बन चुका है। और इस मजबूरी को समझने के लिए हमें सबसे पहले उस बुनियादी भेद को समझना होगा जो इस डॉक्यूमेंट ने रखा है। संसाधनों को दो मुख्य श्रेणियों में बांटा गया है, नवीकरणीय यानी रिन्यूएबल और अनवीकरणीय यानी नॉन रिन्यूएबल। राइट। और अगर हम एक आम धारणा की बात करें ना, तो अनवीकरणीय संसाधन जैसे कोयला, पेट्रोलियम, ये सब एक ट्रस्ट फंड की तरह लगते हैं। एक ऐसी तय रकम जो सदियों पहले मिली थी। हम रोज उसमें से पैसे निकाल रहे हैं, लेकिन उसमें नया पैसा जमा नहीं हो रहा। हाँ, और तय है कि एक दिन वो अकाउंट पूरी तरह खाली हो जाएगा। एग्जैक्टली। दूसरी तरफ नवीकरणीय संसाधन जैसे सौर ऊर्जा, हवा, जंगल और जमीन के अंदर का पानी, ये एक मंथली सैलरी की तरह लगते हैं। हमने खर्च किया और अगले महीने नेचर ने उसे फिर से भर दिया। पर इस सोर्स मटेरियल में एक ऐसी बात है जो इस पूरी मंथली सैलरी वाली थ्योरी को हिलाकर रख देती है। हाँ, मैं वहीं आने वाला था। इसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि जंगल और ग्राउंड वाटर जैसे नवीकरणीय संसाधन भी ओवर यूज से हमेशा के लिए खत्म हो सकते हैं। तो क्या इन्हें सच में रिन्यूएबल मानना एक भूल नहीं है? अगर हम इन्हें हमेशा के लिए नष्ट कर ही सकते हैं तो फिर ये रिन्यूएबल कैसे हुए? अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो पाएंगे कि रैपिड रिकवरी रेट यहाँ सबसे बड़ा फैक्टर है। प्रकृति के पास खुद को ठीक करने की एक स्पीड होती है। मतलब नेचर की अपनी एक रफ्तार है। बिल्कुल। जमीन के अंदर का पानी और जंगल खुद बनते जरूर हैं, लेकिन उनके बनने की एक तय रफ्तार होती है। जैसे एक बूंद पानी को जमीन की सतह से छन कर गहरे एक्वेफर्स तक पहुंचने में महीनों या सालों लग सकते हैं। ओह वाह, सालों लग जाते हैं एक बूंद को नीचे जाने में। हाँ, और एक जंगल को अपने पूरे इकोसिस्टम के साथ, जिसमें पेड़, सूक्ष्म जीव, पशु सब शामिल हों, उसे विकसित करने में तो सदियां लगती हैं। समस्या तब शुरू होती है जब इंसानी खपत की रफ्तार प्रकृति की इस स्पीड को पीछे छोड़ देती है। यानी हमारी खपत उस सैलरी से कहीं ज्यादा बड़ी हो चुकी है जो नेचर हर महीने हमारा अकाउंट में डाल रही है। हम बस एडवांस पे एडवांस ले रहे हैं। वही ना। और उस एडवांस का नतीजा ये होता है कि पूरा सिस्टम ही कोलैप्स कर जाता है। अगर एक जंगल को उसके उगाने की क्षमता से तेजी से काटा जाए तो पेड़ तो कम होते ही हैं, मिट्टी को बांधने वाली जड़ें भी मर जाती हैं। फिर बारिश आती है और सारी उपजाऊ मिट्टी बह जाती है। बाप रे। और उस मिट्टी के बिना चाहे आप कितनी भी बीज बो दें, नया जंगल तो उगेगा ही नहीं। सही पकड़ा, वो एक बंजर जमीन बन जाएगी। इसीलिए किसी भी चीज को आंख मूंद कर रिन्यूएबल समझ लेना खतरनाक है। एक लिमिट क्रॉस करने के बाद हर नवीकरणीय संसाधन अनवीकरणीय बन जाता है। यहाँ पर बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है,
क्योंकि इस लिमिट को क्रॉस करने का सबसे डरावना उदाहरण पानी का है, पीने का पानी। डॉक्यूमेंट ने धरती पर पानी की वास्तविक स्थिति का जो आंकड़ा दिया है ना, वो सच में नींद उड़ाने वाला है। धरती का 75% हिस्सा पानी है, ये सुनकर बहुत तसल्ली होती है हमें। वही तो। पर जब विश्लेषण करते हैं तो पता चलता है कि इस 75% का 97% हिस्सा खारा पानी है, जो समुद्रों में भरा पड़ा है। हम उस पानी को पी नहीं सकते, खेती नहीं कर सकते, यहाँ तक कि उससे फैक्ट्री की मशीनें भी ठंडी नहीं कर सकते, क्योंकि नमक उन्हें बर्बाद कर देगा। और जो बचा हुआ 3% फ्रेश वाटर या मीठा पानी है, उसका भविष्य और भी जटिल है। उस 3% का करीब 2/3 हिस्सा तो पोलर आइस कैप्स और ग्लेशियर्स में जमा हुआ है, जो हमारी पहुंच से पूरी तरह बाहर है। तो आखिर में बचता क्या है? वहीं पर आकर इस डॉक्यूमेंट की सबसे चौंकाने वाली गिनती सामने आती है। इन सब को हटाने के बाद इंसानी इस्तेमाल के लिए जो पानी सच में उपलब्ध है, जिसमें ग्राउंड वाटर, नदियां और झीलें हैं, वो इस धरती के कुल पानी का सिर्फ 0.003% है। सिर्फ 0.003%? हाँ, और ये आंकड़ा इसलिए डरावना है क्योंकि इस छोटी सी बूंद पर ही पूरी दुनिया की खेती, आबादी और इंडस्ट्रीज टिकी हुई हैं। लेकिन सोर्स मटेरियल में इसी पानी को लेकर एक और बड़ा विरोधाभास है। डॉक्यूमेंट बताता है कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया यानी पूर्वोत्तर भारत फ्रेश वाटर और नदियों के मामले में बेहद समृद्ध है। वहां तो बहुत बारिश होती है। राइट, लेकिन फिर भी वहां जल संरक्षण पर सबसे ज्यादा जोर दिया गया है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग, रन ऑफ रोकना, इवेपोरेशन कम करना, इन सब को वहां भी अनिवार्य बताया गया है। अगर एक इलाके में इतनी नदियां हैं और इतनी बारिश होती है, तो वहां इवेपोरेशन रोकने और पानी बचाने का इतना दबाव क्यों? ये बहुत ही बढ़िया सवाल है। इस विरोधाभास के पीछे एक भौगोलिक कारण है। देखिए, पानी का होना और उसका सही समय पर उपलब्ध होना, ये दोनों आपस में काफी अलग है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में बारिश भारी मात्रा में जरूर होती है, लेकिन वहां का इलाका पहाड़ी और ढलान वाला है। अच्छा, तो पानी वहां रुकता नहीं होगा? पानी जमीन के अंदर सोखने का समय ही नहीं पाता। नतीजा ये होता है कि बारिश में बाढ़ आ जाती है और बाद में स्थानीय लोगों को पीने के पानी की समस्या का सामना करना पड़ता है, क्योंकि ग्राउंड वाटर रिचार्ज नहीं हुआ। ओह, तो ये तो वही बात हुई कि आपके ऊपर से पैसे की बारिश हो रही है, लेकिन आपके पास बैंक अकाउंट ही नहीं है जहां आप उस पैसे को जमा कर सकें। बारिश रुकी और आप फिर खाली हाथ। एकदम सटीक तुलना है, और इसमें क्लाइमेट चेंज और पोल्यूशन का एंगल भी जुड़ता है। बढ़ते तापमान की वजह से जो पानी सतह पर होता है, उसका इवेपोरेशन बहुत तेजी से होता है, और दूसरी तरफ बड़ी नदियों का पानी पोल्यूशन की वजह से दूषित हो रहा है। यानी जो पानी पहले से रन ऑफ से बच गया, वो दूषित होकर इस्तेमाल के लायक ही नहीं बचा। बिल्कुल। इसीलिए बारिश के पानी को संचित करना, रेन वाटर हार्वेस्टिंग करना, वहां एक विकल्प नहीं, एक आवश्यकता है। ये साबित करता है कि संसाधन की उपलब्धि से ज्यादा उसका प्रबंधन जरूरी है। ये सच में एक अलग नजरिया है। और ये तेजी से बहता पानी सिर्फ ग्राउंड वाटर को रिचार्ज होने से ही नहीं रोकता, बल्कि अपने साथ एक और चीज बहा कर ले जाता है, जो हमें अगले संकट की तरफ ले जाता है, सॉइल इरोजन या मिट्टी का कटाव। जमीन और खनिज का संकट। हाँ, जब हमने पानी की स्थिति समझ ली, तो चर्चा का रुख जमीन की तरफ मुड़ना स्वाभाविक है। हम आमतौर पर जमीन को सिर्फ एक निर्जीव फर्श, एक फैक्ट्री फ्लोर की तरह देखते हैं, जहां कुछ भी बनाया जा सकता है या ढेर सारे रसायन डालकर कोई भी खेती की जा सकती है। लेकिन इस दस्तावेज में लैंड कंजर्वेशन के तरीके बिल्कुल अलग हैं। वहां क्या तरीके दिए गए हैं? पर बैन लगाना, ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा देना और पारंपरिक फसलों की खेती करने की बात कही गई है। ये सारे तरीके जमीन को एक जीवित प्राणी, एक लिविंग इकोसिस्टम मानकर बनाए गए लगते हैं। इससे एक बहुत जरूरी सवाल उठता है, क्या औद्योगिक विकास की इस अंधी दौड़ में हमने मिट्टी की उर्वरक क्षमता को परमानेंटली डैमेज कर दिया है? देखिए, मिट्टी सिर्फ पत्थरों के चूरे का नाम नहीं है। राइट। एक मुट्ठी स्वस्थ मिट्टी में असंख्य माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो पत्तों और मृत पशुओं को खाद में बदलते हैं। ये जीव मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं। जब हम ज्यादा पैदावार के लालच में केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करते हैं, तो वो रसायन इन सूक्ष्म जीवों को पूरी तरह नष्ट कर देते हैं। और जब वो जिंदा जीव ही मर गए, तो मिट्टी तो बस धूल बन जाएगी। बिल्कुल। कुछ समय के लिए फसल अच्छी हो जाती है, पर फिर मिट्टी धीरे धीरे एक निर्जीव धूल में बदल जाती है। उसमें न पानी सोखने की क्षमता रहती है और ना ही फसल को सहारा देने की। अब ये बात पूरी तरह से समझ आती है कि सोर्स मटेरियल में पारंपरिक फसलों यानी
ट्रेडिशनल क्रॉप्स और ऑर्गेनिक फार्मिंग पर इतना जोर क्यों दिया गया है? पारंपरिक फसलें हजारों सालों के विकास का हिस्सा हैं। उनका वहाँ की मिट्टी और मौसम के साथ एक गहरा संतुलन होता है। हाँ, जब हम नई हाइब्रिड फसलें उगाते हैं जिन्हें जिंदा रखने के लिए बाहरी रसायन डालने पड़ते हैं, तो हम दरअसल उस संतुलन को ही तोड़ रहे होते हैं। हम मिट्टी को उस फैक्ट्री फ्लोर में बदल देते हैं जो अंत में बर्बाद हो जाती है। वही ना। और इसी बर्बादी का एक और भयानक रूप हमें खनिजों यानी मिनरल्स के उपयोग में देखने को मिलता है। डॉक्यूमेंट बताता है कि इन नेचुरल, इनऑर्गेनिक और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का उपयोग इंडस्ट्री, एनर्जी जैसे कोयला, यूरेनियम और कंस्ट्रक्शन में होता है। और इन खनिजों को निकालने के लिए जो माइनिंग की जाती है वो जमीन के भौगोलिक आधार को हिला देती है। पहाड़ों को बारूद से उड़ाना, जमीन को सैकड़ों फीट गहरा खोदना और उसके बाद जो जहरीला केमिकल कचरा बचता है उसे वहीं मिट्टी पर छोड़ देना। बाप रे, उस जहर से तो जमीन पूरी तरह मर जाती होगी। 1 इंच उपजाऊ मिट्टी को बनने में सदियों का समय लगता है और माइनिंग की वजह से वो मिट्टी इतनी बुरी तरह नष्ट होती है कि नेचर उसे हजारों साल में भी ठीक नहीं कर पाती। ये एक हमेशा का परमानेंट डैमेज है। ये पूरा विश्लेषण सच में डराने वाला है। हमने देखा कि कैसे नवीकरणीय शब्द के धोखे में आकर हमने जंगलों और ग्राउंड वाटर को नष्ट किया। हमने पानी का वो चौंकाने वाला 0.003% का आंकड़ा देखा और माइनिंग से होने वाले हमेशा के नुकसान को समझा। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर इस समस्या का हल क्या है? इस सर्वाइवल मैनुअल में बचाव का रास्ता क्या बताया गया है? जब भी हम इन चीजों से बचने की बात करते हैं तो एक शब्द बार बार सामने आता है, कंजर्वेशन यानी संरक्षण। लेकिन सोर्स मटेरियल चेतावनी देता है कि लगातार बढ़ती आबादी के कारण संसाधनों की मांग आने वाले दशकों में और बढ़ेगी। तो फिर संरक्षण का मतलब सिर्फ उपयोग को बंद कर देना तो नहीं हो सकता। एग्जैक्टली। डॉक्यूमेंट कहता है कि संरक्षण का अर्थ है संसाधनों का सोच समझकर, जिसे वो प्रूडेंटली कहते हैं, बिना बर्बादी के और संयम के साथ फ्रूगली उपयोग करना। ओवर यूज, मिस यूज और अनटाइमली यूज से बचना ही असली संरक्षण है। यही वो जगह है जहां इस डॉक्यूमेंट की असली समझदारी सामने आती है। संरक्षण के मायने अब बदल गए हैं। पहले लोग सोचते थे कि किसी चीज को बचाने का मतलब है उसे जले पर ताला लगा देना। हाँ, कि बस इसे छुओ मत। वहीं, लेकिन जब आबादी बढ़ रही हो, लोगों का जीवन स्तर बढ़ रहा हो, तो आप किसी को बिजली या पानी इस्तेमाल करने से पूरी तरह रोक तो नहीं सकते। इसीलिए यहाँ प्रूडेंट और फ्रूगल जैसे शब्दों का उपयोग हुआ है, यानी ऐसी तकनीक का इस्तेमाल करना जिससे काम तो पूरा हो पर संसाधन की खपत आधी हो जाए, मिसयूज और वेस्टेज 0 हो। तो इस सब का आखिर मतलब क्या है? अगर एक क्रिटिकल नजरिए से देखा जाए तो एक तरफ आबादी लगातार बढ़ रही है और दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि ओवर यूज मत करो। क्या ये कंजर्वेशन सिर्फ एक मीठा आदर्शवादी शब्द बनकर नहीं रह गया है? ऐसा क्यों लगता है आपको? क्योंकि ऐसा लगता है कि हम इस शब्द का उपयोग करके सिर्फ अपनी तसल्ली कर रहे हैं। जैसे एक डूबती हुई नाव में से छोटे बर्तन से पानी निकालना। क्या हम सच में इन प्रूडेंट तरीकों से बचाव कर सकते हैं या सिर्फ अपने अंत को कुछ साल आगे खिसका रहे हैं? ये चिंता स्वाभाविक है, लेकिन इसका वैज्ञानिक और व्यवहारिक हल मौजूद है। संरक्षण का मतलब विकास को रोक कर वापस पुराने युग में जाना नहीं है। ये पूरे विकास के मॉडल का एक सिस्टम अपग्रेड है। सिस्टम अपग्रेड? वो कैसे? इस अपग्रेड में सिर्फ कंज्यूमर नहीं बल्कि प्रोडक्शन का तरीका भी बदलता है। जब डॉक्यूमेंट बिना बर्बादी और संयम की बात करता है तो वो एक सर्कुलर इकोनॉमी की तरफ इशारा कर रहा है। जैसे फैक्ट्रीज में एक बार इस्तेमाल हुए पानी को ट्रीट करके बार बार उपयोग में लाना। अच्छा, यानी रिसोर्स वहीं के वहीं घूमता रहे। बिल्कुल। पारंपरिक फार्मिंग के माध्यम से मिट्टी की उर्वरक क्षमता को नेचुरल तरीके से बनाए रखना। हर नई बिल्डिंग को इस तरह डिजाइन करना कि बारिश का सारा पानी अंडरग्राउंड टैंक्स या एक्विफर्स में ही जाए। जब ये सारे स्टेप्स एक साथ लिए जाते हैं तो हम बिना एक्स्ट्रा संसाधन को नष्ट किए एक बड़ी आबादी का जीवन बेहतर बना सकते हैं। शर्त यही है कि वेस्टेज और अनटाइमली यूज बिल्कुल 0 हो। हाँ, शर्त यही है। यानी मुद्दा ये है कि तकनीक और ज्ञान की कमी नहीं है, बल्कि उस नियत और प्रबंधन की कमी है जिसके बिना संरक्षण सिर्फ किताबों में रह जाता है। अगर इस गहन चर्चा के सफर को समेटा जाए तो आज हमने प्राकृतिक संसाधनों के उस नाजुक मायाजाल को समझा। हमने देखा कि कैसे तेजी से किया गया उपयोग नवीकरणीय संसाधनों को अनवीकरणीय बना देता है। और पीने योग्य पानी का वो आंकड़ा 0.003% जो एक बहुत बड़ी चेतावनी है।
हमने देखा कि कैसे असली संरक्षण का मतलब विकास को रोकना नहीं, बल्कि उस प्रोसेस में से बर्बादी को निकाल फेंकना है। और ये सब किसी दूर की दुनिया की बातें नहीं है। इसका असर सीधे हमारे खाने, पानी और जीवन पर पड़ रहा है। संरक्षण हमारी लापरवाही को रोकने का ही दूसरा नाम है। बिल्कुल ठीक कहा। प्रकृति हमारी जरूरत तो पूरी कर सकती है, पर हमारा लालच नहीं। सही बात है। और इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए इस चर्चा को समाप्त करने से पहले एक विचार करने लायक मुद्दा सामने आता है। अगर हम पूरी धरती के इन प्राकृतिक संसाधनों को अपना एक प्लैनेटरी बैंक अकाउंट मान लें, सदियों से मानवता ने इस अकाउंट में जो जमा था, सिर्फ उसके ब्याज यानी इंटरेस्ट पर अपना गुजार बसर किया था। लेकिन पिछले कुछ दशकों में औद्योगिक विकास की दौड़ में सब बदल गया। वही ना, हमने उस अकाउंट का इंटरेस्ट तो छोड़ा ही है, हम बड़ी तेजी से अपना मूलधन यानी प्रिंसिपल अमाउंट ही निकालने लगे हैं। दिन रात बिना सोचे समझे हम जमीन से वो मूलधन कुरेद रहे हैं। अगर प्रकृति, जो कि इस बैंक की असली मालिक है, अचानक एक दिन हमारा अकाउंट बैलेंस चेक करे और ये घोषित कर दे कि हम बैंकरप्ट हो चुके हैं, तो फिर क्या होगा? उस बैंकरप्सी के बाद हमारी आने वाली पीढ़ियां अपना अस्तित्व कैसे बचाएंगी? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें इस सर्वाइवल मैनुअल के आगे खुद अपने जीवन और अपने आचरण में ढूंढना होगा। एक ऐसा सवाल जिस पर वाकई बेहद गहन चिंतन की जरूरत है।